हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर बर्ड पॉइंट पे। प्रैक्टिस सेट की जो आपकी जीडी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, उसमें आपके 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है। ये उम्मीद है आपने देखे होंगे पिछले प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपकी भिन्न दे रखी है, इसका आपको मान बताना है। तो यहाँ पे आपको सीखना क्या है कि यदि मान लीजिए कोई भिन्न आपकी लिखी हुई है कि 2 सही 3/5 ये लिखा हुआ है, तो इस भिन्न को हम सिंप्लीफाई करके कैसे ले सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि इसको हम ले सकते हैं 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है लिखने का, इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 3/5 को लिख सकते हैं 2 प्लस 3/5। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। हमें इस वाली पिन को किस तरीके से लिखना है, हमें इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अलग अलग लिखना है, इससे हमें कैलकुलेशन में क्या होगा, आसान रहेगा। देखिए तो ये 14 सही 4/9 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 14 प्लस 4/9। ठीक है, प्लस 16 सही 5/27 को कैसे लिखेंगे 16 प्लस 5/27। ऐसे ही इसको लिखेंगे 2 सही 5/54 को लिखेंगे 2 प्लस 5/54। ठीक है, अब जो आपकी पूर्ण संख्या है उनको आप पहले एक साथ लिख लीजिए। जैसे 14 यहाँ से मिल जाएगा, प्लस के 16 यहाँ से मिल जाएगा, प्लस के 2 यहाँ से मिल जाएगा। बचा जो शेष बचा उसको एक तरफ लिख लीजिए। तो 4/9 प्लस के 5/27 प्लस के 5/54। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 16 प्लस 14 कितना होगा 30 और 2 32। 32 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा प्लस। इन सबको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। एलसीएम कितना आएगा 9 27 54 का एलसीएम होता है 27, सॉरी कितना होता है 54। 9 27 54 का एलसीएम कितना होता है 54 होता है। अब 9 का भाग 54 में देंगे कितना आ जाएगा 6 बार, 6 का गुणा कितना करेंगे 4 में, 6 चौक 24। ऐसे ही 27 का भाग 54 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10, 54 एकम 54 और 1 पंजे 5। ठीक, इधर आपको बच्चा 32 बच्चा, इधर देखिए कितना बचेगा, तो 24 और 10 34 और 5 39, 39/54। ठीक है, जब आप मैंने आपको ये बताया था कि जब आप इस तरीके की भिन्न को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इस तरह की भिन्न को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी क्या करना है, इसको बस चिपका देना है इससे। तो देखिए अब आपको नीचे आंसर कितना आया था 32 प्लस 39/54। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं 32 सही 39/54, 32 सही 39/54। तो ये आपका आंसर बनेगा 32 सही 39/54। आपका इसमें नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये पता है कि 39/54 आपका और कट जाएगा, किससे कटेगा, एक आपका कट जाएगा 3 से, तो ये कटेगा 13 बार, 3 से कटेगा आपका ये 18 बार। तो ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 13/18। इसको आप सटा कर लिख दीजिए, कितना जाएगा 32 सही 13/18। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर सही है और ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में आपको कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। ये आपका फिर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है, दो बेलनों के आयतन का अनुपात 27:25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरे बेलन के आधार क्षेत्रफल दे रखा है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले बेलन की त्रिज्या बताइए। देखिए दोनों जो बेलन है उनका जो आयतन का अनुपात है वो क्या दे रखा है, V1/V2 दे रखा है आपको 27:25। ठीक है, 27/25 हो जाएगा ये आपका। आपको पता है कि जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको R1 मान लीजिए, इसको H1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको H2 मान लीजिए। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 27/25। ठीक, अब देखिए दूसरे जो बेलन है उसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 3850। आपको पता है आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है आधार का क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3850। अब देखिए आपको H1 और H2 को भी दे रखा था, कितना दे रखा था 3:4 दे रखा था। तो H1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें। तो पाई R1 स्क्वायर एच, ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 की वैल्यू आपको निकालनी है। H1 की वैल्यू कितनी है 3 है
बटे में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, जो आपको क्षेत्रफल दे रखा है वो 3850, ठीक है, गुणा H2 की वैल्यू क्या है, H2 की वैल्यू है 4, वही पूरा बराबर किसके है 27/25 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमें R1 की वैल्यू चाहिए, तो जब सॉल्व करते हैं तो R1 की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ से R1 स्क्वायर बराबर है, देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा किधर होगा, इधर होगा, तो यहाँ से R1 स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 27 गुणा 3850, 27 गुणा 3850 और गुणा 4 बटे में आ जाएगा आपका 25 गुणा 22 बटे में 7 गुणा 3, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई R1 इसके बराबर 27 गुणा 3850 गुणा 4 बटे में 25 गुणा 22 बटे 7 गुणा 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 25 से कटेगा आपका ये, 25 से कम 25, 13 बचे, 25 पंजे 125 और फिर कितना बचे, तो 25 चौका 100, ठीक है। 22 से 154 कितने कटेगा, 22 से 154 कटेगा 7 बार, ठीक है। 3 से 27 कटेगा 9 बार, ये बटे में 7 है, ऊपर जाकर किस में जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका 9 है, ठीक है, 9 गुणा ये वाला 7 गुणा ये वाला 4 और ये बटे वाला 7 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है, बराबर। तो यहाँ से R1 बराबर मिल जाएगा अंडर में 9 गुणा 7 7 49 गुणा 4, ठीक है। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, कितना आ जाएगा 3 7 21 दूनी 42 सेंटीमीटर, यानी जो पहला बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो 42 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। देखिए मान लीजिए कि जो आपकी संख्या है वो आपकी ए और बी है, क्या है, ए और बी है, तो इनका योगफल कितना दे रखा है 11, यानी ए प्लस बी दे रखा है 11, गुणनफल दे रखा है ए इंटू बी बराबर दे रखा है 18, ठीक है। पूछा क्या, उनके व्युत्क्रम का योगफल, ए का व्युत्क्रम क्या होता है 1/a और बी का व्युत्क्रम क्या होता है 1/b, ठीक है। अब इनका योगफल पूछा है, तो 1/a प्लस के 1/b, इनका योगफल क्या हो जाएगा, b इंटू ए कितना है b प्लस ए इंटू वन ए बटे में कितना जाएगा a प्लस बी, ठीक है। ऊपर हो जाएगा आपका a प्लस बी, बटे में आ जाएगा a इंटू बी, ठीक है। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, यानी व्युत्क्रम का योग कितना आ गया 11/18, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। देखिए 100 अंगूर खाए कि उसने कितने दिन में, 5 दिन में खाए, तो यदि हम उसका एवरेज निकालना चाहें, उसने हर दिन कितने अंगूर खाए होंगे, तो देखिए उसने 5 दिन तक अंगूर खाए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा और 5वां, कुल मिला कितने अंगूर खाए, तो 100 अंगूर खाए। यदि हम उसका औसत निकालना चाहें तो हमें दिन से भाग करना पड़ेगा, यदि हम 100 में 5 से भाग करते हैं कितना आ जाएगा 20, तो ये जो 20 हमारा निकल के आएगा, तो क्या निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा। इसका मतलब जो बीच वाला दिन होगा वो उसने उसने कितने खाए होंगे, तो 20 अंगूर खाए होंगे, बीच वाला दिन मतलब ये वाला, इसने उसने कितने अंगूर खाए होंगे, 20 अंगूर खाए होंगे, और हर दिन जो अंगूर खा रहा हो पिछले वाले दिन से 6 अंगूर अधिक खा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितने खाए होंगे उसने 14, यहाँ कितने खाए होंगे तो 8। पूछा क्या था, सबसे पहले दिन कितने खाए थे, सबसे पहले दिन कितने खाए थे उसने 8 खाए थे, और चौथे दिन फिर दूसरे दिन 14 खाए, तीसरे दिन 20 खाए, फिर यहाँ पे 28 खाएगा, सॉरी 26 खाएगा, और यहाँ पे कितने खाएगा 32 खाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर, आंसर कितना निकल के आएगा 8, इसका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 1। एक दुकानदार 5700 रुपये अंकित मूल्य वाले एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर 12% छूट देता है, अगर वह फिर भी 500 रुपये का लाभ कमाता है तो गैजेट का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य पूछा है, तो आप जरा ये बताइए कि जब हम अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो छूट देने के बाद हमें जो मिलता है वो हमें विक्रय मूल्य मिलता है, और यदि हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, तब भी हमें विक्रय मूल्य मिलता है। यानी जो विक्रय मूल्य बराबर होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ या फिर
अंकित मूल्य माइनस के छूट परसेंटेज। ठीक है, यही होता है, बस इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो देखिए क्रय मूल्य में जब हम लाभ जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। और जब हम अंकित मूल्य में से क्या घटा देते हैं, तो छूट परसेंटेज छूट घटा देते हैं, तो कितना मिलता है हमें, विक्रय मूल्य ही मिलता है। ठीक है, चूंकि ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य है, तो ये बराबर इसके हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम क्रय मूल्य को x मान लेते हैं, यदि हम क्रय मूल्य को x मान लें तो x प्लस लाभ, लाभ कितने का हो रहा है, 500 का, जो कि बराबर होगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, तो 5700 अंकित मूल्य, और छूट कितने परसेंट की दी जा रही है, 12% की छूट दी जा रही है। तो 5700 का 12% कितना हो जाएगा, 5700 का 12% निकाल लीजिए। तो 12 सत्ते 84, हासिल के 8, 12 पंजे 60 और 8 68, 684। ठीक है, अब देखिए ये 500 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये x बराबर 5700 माइनस के 684 माइनस के 500। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5700 माइनस के 684 और 500 के जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस के, तो कितना हो जाएगा आपका 1184। 1184 इसमें से घटा दीजिए। जब हम 1184 5700 में घटाएंगे कितना आएगा, तो 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 8 गए तो 1, और सॉरी 10 में से 4 गए तो 6 आएगा ना। ठीक है, और 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ कहते हैं 6 बच्चे, 6 में से 1 गया तो 5, और 5 में से 1 गया तो 4, यानी 4516। कितना आएगा, 4516। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस घन का आयतन क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, जो किसके बराबर दे रखा है, तो 1734 के बराबर दे रखा है, यानी कि 6 गुणा भुजा का वर्ग बराबर 1734। 6 से भाग कर लीजिए, 6 दूनी 12, 5 बचे, और 6 अट्ठे 48, 5 बचे, 6 निम 54, 289, यानी कि भुजा का वर्ग बराबर आएगा 289। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, अंडरूट में 289, 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। तो भुजा कितनी निकल के आ गई, 17 निकल के आ गई। भुजा किसकी है, घन की भुजा है। पूछा क्या, घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की पावर 3। भुजा कितनी है, 17, 17 की पावर 3, 17 की पावर 3 कितना होता है, 17 गुणा 17 गुणा 17। देखिए या तो आपको 17 का क्यूब पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप गुणा कर लीजिए। 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब होता है 49 13। ठीक है, यदि नहीं पता है तो आप गुणा कर लेंगे, तो तब भी कितना आंसर आएगा, तब भी जो आपका आंसर आएगा वो 49 13 ही आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, तो जब उस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो जब हम संख्या को 7 से भाग करें तो शेषफल कितना बच रहा है, 4। अब क्या करना है, उसका वर्ग कर देना है। तो जब हम किसी संख्या को 7 से भाग कर रहे थे, शेषफल हमारा बच रहा था 4, और उस संख्या के वर्ग को भाग कर रहे हैं तो हमें शेषफल का भी वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि 16। अब 16 हम किससे भाग करना है, हमें 7 से। जब हम 16 में 7 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। 7 दूनी 14, कितने बचेंगे, 2। शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब आपको वर्ग दे रखा हो तो आपको शेषफल का वर्ग कर देना है, घन दे रखा हो तो घन कर देना है, कुछ ना दे रखा हो तो जो शेषफल बचा उसी में भाग कर देना है। ठीक है, तो वर्ग पूछा था, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। 16 में हम किससे भाग करेंगे, शेषफल, मतलब जो संख्या से भाग करना है वो। तो 16 में 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन है, 9 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप पहले 9 से भाग करने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए 3 अंकों की, फिर सबसे बड़ी संख्या निकालिए, फिर आपका वो क्या बन जाएगा, एक अर्थमेटिक बन जाएगा, अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी, यानी कि समांतर श्रेणी बन जाएगी। फिर समांतर श्रेणी का जोड़ का फॉर्मूला लगा के आप उसको आंसर निकाल लीजिए, तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। इसका थोड़ा तरीका क्या है वो देखिए। देखिए यदि किसी संख्या के
यदि कोई संख्या, मान लीजिए यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 9 से क्या है, विभाजित है, ठीक है, यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उस संख्या का अंकों का योग, अथवा मान लीजिए 9 से विभाजित कोई दो संख्याएं, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का जो योग होगा अंकों का, वो भी किससे विभाजित होगा, वो 9 से विभाजित होगा, ठीक है, किससे विभाजित होगा, तो 9 से विभाजित होगा। अब आपको बोला कि 9 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्या होंगी, उनका जो योग होगा वो भी किससे कटेगा, 9 से कटेगा। तो 9 से कटने की शर्त क्या होती है कि कोई संख्या 9 से विभाजित कब होगी, तो संख्या के अंकों का योग क्या हो, 9 से कट रहा हो, अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो चेक कर लेते हैं किसका 9 से कट रहा है अंकों का योग। देखिए यहाँ कितना अंक है, 5 और 5 10 और 3 13, 13 9 से नहीं कटता, 5 और 5 10, 10 और 3 13 5 18, 18 9 से कटता है। यहाँ कितना 15, 15 9 से नहीं कटता, यहाँ कितना है 25, 25 9 से नहीं कटता, कितना है 25, 25 भी 9 से नहीं कटता, कितना कटता है 18 कटता है। तो यानी ये जो तीनों होंगी सभी संख्याएं होंगी, उनका जो योग होगा वो किससे कटेगा, तो वो आपका 9 से कट जाएगा, क्योंकि आपका एक ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 92% खर्च कर देता है और 2500 रुपये की मासिक बचत कर देता है। यानी उस व्यक्ति की यदि आय उसकी 100 रुपये थी तो उसमें से 92% खर्च कर देता है, यानी 92 रुपये खर्च कर देता है, तो बचता कितना होगा उसके पास, 100 में से 92 खर्च करा तो उसका 8 रुपये बच रहे होंगे उसके, लेकिन एक्चुअल में कितने बच रहे हैं, तो 2500 बच रहे हैं। इसका मतलब 8 यूनिट की जो वैल्यू है किसके बराबर है, तो 8 यूनिट की जो वैल्यू है 2500 के बराबर है। पूछा क्या, उसकी मासिक आय, हमने मासिक आय कितनी मानी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे 100 से, तो 2500 बटे में 8 गुणा 100, ठीक। सॉल्व करें इसको, तो 4 से कटेगा आपका 2 बार, 4 से कटेगा आपका 25 बार, और 2 से कट जाएगा आपका 1250 बार। 1250 से गुणा हम 2500 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 1250 से गुणा हम 2500 में करेंगे कितना आएगा, तो 1250 गुणा 25, तो 25 का 0, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 62, 25 से 2500 और 6 31, 250, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि एक, देखिए आगे ये क्वेश्चन है, आपसे बोला था कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो, तो त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, बराबर बराबर दे रखा है। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, आधार गुणा लंब, ये किसके बराबर दे रखा है, वृत्त के क्षेत्रफल के, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आधार का जो त्रिभुज का आधार कितना दे रखा था, त्रिभुज का आधार दे रखा था 8, लंब हम मान लेते हैं h, जो किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए पाई की जगह पाई रखिए, क्यों, क्योंकि आपके आंसर में पाई दिख रहा है, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 8, 8 गुणा 8, ठीक है, 8 से 8 कट गया, 2 बटे में इधर 2 गुणा हो जाएगा इधर, तो h बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, पाई गुणा 8 गुणा 2, 8 दूनी कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 16 पाई, ठीक है। तो शीर्ष लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 16 पाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक पट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। 3 बट्टे दे रखे हैं आपको, तो एक तरीका तो ये आप इन दोनों का इकट्ठा निकाल लीजिए और फिर उन दोनों के इकट्ठे से भी इसका निकाल लीजिए, तो वो भी एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, वो देखिए, जैसे 20% की छूट दी जा रही है, 20% मतलब कितना होता है 1/5, यानी 5 पर 1 की छूट, तो 5 पर 1 की छूट तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4। ऐसे 25% मतलब कितना होता है 1/4 होता है, 4 पर 1 की छूट तो विक्रय मूल्य कितना 3। ऐसे 10% मतलब 1/10, 10 पर 1 की छूट तो मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये अंकित मूल्य कितना है, 5 चौक 20 नहीं 200, तो विक्रय मूल्य कितना है 7 या 12 नंबर 108, 200 वाली चीज़ 108 में बेची जा रही है, कितनी छूट दी जा रही है, तो 200 माइनस 108 यानी कि 92 रुपये की छूट दी जा रही है, कितने पर, अंकित मूल्य पर, कितने परसेंट हो गया, गुणा कर दीजिए 200, तो ये आपका 2 से कटेगा 40 बार,
कितने परसेंट की छूट हो गई? तो 40% की छूट हो गई। ऑप्शन नंबर 4। 20 संख्या का औसत 36 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत क्या होगा? देखिए, मैं आपको हर बार बताता हूँ औसत वाले सवाल में, यदि किसी संख्या मतलब यदि औसत में कोई संख्या जोड़ी जाती है, मतलब यदि सभी संख्याओं में कोई समान संख्या जोड़ी जाती है तो औसत में वो संख्या उतनी ही जोड़ी जाती है। यानी औसत के बराबर यदि कोई संख्या जोड़ी जाए या फिर औसत के बराबर कोई संख्या घटाई जाए तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ी जाती है तो उतना ही क्या जुड़ जाता है? औसत में जुड़ जाता है। या फिर समान संख्या घटाई जाए तो उतना ही औसत से घट जाता है। तो प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है? 4। तो नया औसत कितना हो जाएगा? पहले 36 था, अब 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, यदि 4 घटा देते तो 36 में 4 घटाते तो कितना आता है? 32 आता। लेकिन जोड़ा गया है तो जहाँ पे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। आदमियों यानी 2 आदमियों तथा 8 औरतों की उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए? काम कितने दिन में पूरा करना है? 2 दिन में पूरा करना है। देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, एक आदमी है यानी एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय। ठीक, एक मैन कितने दिन में कर रहा है काम? 20 दिन में। वुमेन कर रही है 30 दिन में और बच्चा कर रहा है 60 दिन में। हमने मान लिया टोटल काम कितना है? तीनों का एलसीएम यानी कि 20, 30 और 60 का एलसीएम 60। टोटल काम हमने मान लिया 60 काम है, जिसको एक आदमी 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 60/20 यानी कि 3 काम कर रहा होगा। ऐसे एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही होगी? 60/30 यानी कि 2 काम कर रही होगी। और ऐसे एक बच्चा एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो 1 काम कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर? यानी यदि एक आदमी जो 20 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। क्लियर? आप देखिए आगे, आदमी कितने दे रखे हैं? तो 2 आदमी दे रखे हैं। कितने? तो 2 आदमी दे रखे हैं। 2 आदमी, तो 2 आदमी 2 दिन में कितना काम करेंगे? तो एक आदमी एक दिन में कर रहा है 3 काम। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो 2 आदमी कितने करेंगे? 3 गुणा 2, और ये तो एक दिन का काम हो गया 2 आदमियों का। 2 दिन में कितना कर देंगे? तो 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, एक आदमी एक दिन का काम कितना है? 3 काम है। तो 2 आदमियों का एक दिन का काम कितना हो गया? 3 गुणा 2। तो 2 आदमियों का 2 दिन का काम कितना होगा? 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यानी कि 12 काम। ऐसे ही एक महिला का एक दिन का काम कितना है? 2। तो एक महिला का 2 दिन का काम कितना होगा? तो 2 से गुणा कर देंगे। ऐसी महिलाएं कितनी है? 8 है, तो 8 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कि आदमी और औरत मिलके कितना काम कर देंगे? तो 32 + 12 कितना हो जाएगा? 44। आदमी और औरतों ने मिलके कितना काम कर दिया? तो आदमी और औरतों ने मिलकर 44 काम कर दिया। कुल काम कितना था? 60 काम था। काम कितना बचा? काम बचा आपका 16। इस काम को कौन करेगा? लड़के करेंगे। और इस काम को करने के लिए लड़का एक दिन में कितना काम करता है? लड़का एक दिन में करता है 1 काम। कितना करता है? लड़का एक दिन में करता है 1 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, तो एक लड़का 2 दिन में कितना काम करेगा? 1 गुणा 2 यानी कि 2 काम करेगा। यानी एक लड़का एक दिन में 2 काम, सॉरी 2 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 16 काम को करने के लिए कितने लड़के की आवश्यकता होगी? 16/2। 16 बट्टे में कितना जाएगा? 2। कुल काम कितना है? 16 है। और जो एक लड़का है वो 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो 16 काम करने के कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? 16/2। 16/2 का मतलब 2 से कटेगा आप 8वां, यानी ऐसे 8 लड़कों की आवश्यकता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। आपसे यही पूछा था कितने लड़के काम पर रखे जाएं, तो 8 लड़के काम पर और रखे जाएं, जिससे काम आपका 2 दिन में खत्म हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि किसी दिन कुल किराया 1100 रुपये प्राप्त हुआ हो तो इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना होगा? देखिए, प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, किराया किस अनुपात में है? तो किराया है आपका 4:1 के अनुपात में। और यात्रियों का अनुपात कितना है? तो यात्रियों का अनुपात है
1:40। ठीक है, जरा ये बताइए कुल किराया कितना हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति का 4 रुपये है, ऐसे व्यक्ति कितने एक हैं, तो कुल किराया कितना हो जाएगा 4 गुणा 1 यानी कि 4 यूनिट। ऐसे 1 रुपया किराया मान लीजिए और 40 व्यक्ति हैं, तो कुल किराया कितना हो जाएगा 1 गुणा 40 यानी कि 40 यूनिट। यानी कि पहले स्टेशन से कुल किराया कितना आपकी इनकम हो रही है, तो 4 यूनिट इनकम हो रही है। दूसरे स्टेशन से कितनी यूनिट इनकम हो रही है, तो 40 यूनिट इनकम हो रही है। कुल मिला कितनी इनकम हो रही है, तो कुल मिला के जो किराया मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 4 + 40 यानी कि 44 यूनिट किराया मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना मिल रहा है, एक्चुअल में मिल रहा है आपको 1100। तो 44 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1100 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1100 बट्टे में 44 रुपये। पूछा क्या है, पूछा था आपसे प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त कराया। प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त कराया कितना है 4 यूनिट। तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1100 बट्टे में 44 गुणा 4। ठीक है, 4 से काटिए 11 बार और 11 से कटेगा आपका 100 बार। प्रथम श्रेणी से प्राप्त कराया कितना है 100 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 6 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग 9 है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी। तो 6 लगातार पूर्णांक संख्या दे रखी है जिनका योग कितना है 9 है। अब योग 9 है तो औसत कितना होगा, तो औसत होगा देखिए औसत कितना हो जाएगा 9/6 यानी कि 1.5। संख्या कितनी 6, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ इधर भी 3 है, तो इनका जो औसत होगा वो क्या होगा बीच में होगा। बीच का मतलब 3 इधर हो 3 इधर, बीच में का यहाँ पे होगा। ये औसत लाइन को दर्शाता है। ठीक है, अब इनका ये औसत है कितना, तो इनका औसत कितना है, कुल योग 9 है, संख्या कितनी है 6, तो 9/6 कितना होता है 1.5 होता है। यानी ये जो लाइन है वो कितने को दर्शा रही है 1.5 को दर्शा रही है। ठीक है, लेकिन संख्या क्या है पूर्णांक है, तो मतलब इनमें से ये संख्या हो नहीं सकती। तो संख्या कौन सी होगी, ये होगी या फिर ये या फिर ये। ठीक है, क्योंकि जो संख्या है वो क्या है पूर्णांक है। अब देखिए, अब ये क्या है इन दोनों संख्या के बीच में है। अब सभी संख्या क्या है लगातार है, यानी कि लगातार पूर्णांक है, तो इससे अगली वाली संख्या जो होगी वो कितना अधिक होगा, क्योंकि बीच में इन दोनों के, तो इससे अगली वाली संख्या जो होगी वो 0.5 अधिक होगी। तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इससे पहली वाली संख्या कितनी होगी 0.5 कम यानी कि 1 हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि लगातार संख्या है तो हर एक में 1 का अंतर है, जैसे यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो ये 3 हो जाएगी, ये आपकी 4 हो जाएगी। 1 कम करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है आपसे सबसे छोटा पूर्णांक। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। सोहन अपने वेतन का 80% खर्च करता है और शेष का बचत करता है। अगर उसके वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और वह पहले से बचत करने में प्रयुक्त राशि के अलावा वेतन वृद्धि का आधा हिस्सा बचत करता है, तो उसके मासिक बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए देखिए यदि मान लीजिए उसका जो वेतन है 100 रुपये था, 100 यूनिट था, तो वो 80% खर्च करता है। 100 का 80% कितना होता है 80 होता है। या 100 में से 80 खर्च करता है तो बचाता कितना है, तो 20 यूनिट बचाता होगा। ठीक है, ये 100 में से ये आय है और ये आपका व्यय है यानी खर्च है, और ये क्या है बचत है। ठीक, अब देखिए आगे वो कह रहा है अगर उसके वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी 100 से 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 100 से 20% की जब वृद्धि की जाएगी तो 120 हो जाएगा। और एक्चुअल में कितना होगा, तो देखिए 100 का 20% कितना होता है 20 यूनिट ही होता है। वृद्धि कितनी की हो रही है 20 की हो रही है। ठीक, आगे देखिए यदि उसके वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और वह पहले से बचत करने में प्रयुक्त राशि के अलावा वेतन वृद्धि का आधा हिस्सा बचत करता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जितना वो पहले बचत करता था उसके अलावा जितनी वेतन वृद्धि हुई है उसका आधा हिस्सा और बचत करता है। यानी कि जो पहले 20 रुपये बचा रहा था वो तो बचा ही रहा है, प्लस जो वेतन वृद्धि हुई है यानी जो 20 यूनिट की वृद्धि हुई है उसका आधा, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। तो 20 पहले से बचाता था 10 और बचाता है, तो कुल में कितना बचाता है, बचाता है आपका 30 बचाता है। कितना बचाता है 30, 20 पहले के 10 वेतन वृद्धि के आधा, यानी कि 10 यूनिट की वृद्धि यहाँ से कर रहा है 20 की यहाँ से कर रहा है, कुल मिला के 30 यूनिट बचा रहा है। पूछा गया है तो उसके मासिक बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है। मासिक बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है, तो पहले बचत 20 थी, अब बचत कितनी है 30 है, तो कितनी वृद्धि हुई है 10 यूनिट की वृद्धि हुई है। कितना परिवर्तन हो गया 10 की वृद्धि हुई है कितने पे, तो पहली वाली बचत यानी कि 20 पे।
कितना परसेंट गुणा कर दीजिए 100 का। 0 से 0 खत्म, 2 से कटेगा आपका 50 बार। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ए है। देखिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई 7 संख्याएं आपकी 1 2 3 4 5 6 और 7। जो 7 क्रमागत विषम संख्या है उनका औसत क्या दे रखा है? ए। औसत ए का मतलब क्या है? जो बीच में संख्या होगी वही आपका क्या होगी? औसत होगी। तो 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, बीच में कौन सी बची? ये वाली। तो ये किसको शो कर रही है? ये आपका ए को शो कर रही है। ए को शो कर रही है। ठीक है, यानी बीच वाली संख्या वो कितनी है? ए है। अब कह रही है यदि अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी 7 विषम संख्याओं में शामिल कर लिया जाए। अगली 3 यानी कि 1 2 3 और पिछली 2 यानी कि 1 2 कर लिया जाए तो इन 12 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा? अब संख्याएं कितनी होगी? तो अब संख्या होंगी 12। ठीक है, अब इनका औसत क्या होगा? तो औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या। और इसमें बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तो 1 2 3 4 5 6 6 इधर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 6 इधर होगी। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? ये यहाँ पे बीच में कोई संख्या आएगी वो होगी। ठीक है, इनमें से कोई एक संख्या नहीं होगी। अब आपको पता है कि जो हर विषम संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 2 का अंतर होता है। तो जैसे ये आपकी ए है तो ये अगली वाली संख्या कितनी होगी? a+2 होगी, क्योंकि 2 2 का अंतर होता है। ठीक है, यानी ये वाली जो संख्या है, ये वाली, ये कितनी होगी? a+2 होगी। अब आपको पता है कि जो इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी वो कितनी होगी? इससे एक ज़्यादा, इससे एक कम, यानी जो बीच वाली संख्या जिसको हम ये दिखा रहे हैं ये कितनी होगी? a+1, जो कि क्या होगा? जो कि आपका क्या होगा? इस 12 संख्याओं का औसत होगा a+1। ठीक है, 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। ये a है तो ये a+2 हो जाएगी। इन दोनों के बीच में कितनी होगी? a+1। ठीक है, जो कि एक सम संख्या होगी। तो जो नया औसत होगा वो कितना होगा? a+1 हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर है a+1। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक दुकानदार 6 बाल्टियों के एक स्टॉक में से प्रत्येक बाल्टी को एक समान हानि पर कुल 360 रुपये का नुकसान बेचता है। 360 रुपये का नुकसान हो रहा है और हानि क्या एक समान है। बाल्टी कितनी? 6 है। तो कुल मिला के एक बाल्टी पे हानि कितनी पड़ी? 6 बाल्टियों पर 360 का नुकसान हो रहा है। तो एक बाल्टी पे कितना नुकसान होगा? 360 बटे में 6 यानी कि 60 रुपये का नुकसान होगा एक बाल्टी पर। अगर उसे इस स्टॉक पर कुल 20% की हानि होती है। कुल हानि कितनी होती है? 20% की हानि हो रही है। तो प्रत्येक बाल्टी का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए एक बाल्टी पे कितनी हानि हो रही है? 60 रुपये की। और हानि कितने परसेंट की हो रही है? 20% की। आपको पता है कि 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ पर 1 की हानि हो रही है। तो वो कितने की बेची जा रही होगी? तो वो बेची जा रही है आपकी 1 कम, यानी कि 4 में बेची जा रही होगी। ठीक है, कितनी बेची जा रही है? तो 4 में बेची जा रही है। अब जरा ये बताइए हानि कितनी की हो रही है? 1 यूनिट की हानि हो रही है। कब? जब आपका क्रय मूल्य कितना है? 5। लेकिन एक्चुअल में कितने की हानि हो रही है? एक्चुअल में हानि हो रही है आपकी 60 रुपये की। एक की वैल्यू कितनी है? 60 है। पूछा क्या है? विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है? 4 यूनिट। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 60 है तो 4 की वैल्यू 4 गुणा 60 यानी कि 240 रुपये। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए 20% की हानि हुई थी। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 पर 1 की हानि। लेकिन 1 की हानि कितने के बराबर है? 60 रुपये के बराबर है। प्रत्येक पर कितनी हानि हो रही है? प्रत्येक पर 60 की हानि हो रही है। 1 की वैल्यू 60 के बराबर है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 240 के बराबर होगी। 4 क्या है? 5 की चीज़ पे 1 की हानि पे बेची जा रही है, इसका मतलब 4 पे बेची जा रही है। 4 क्या है? विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमें चाहिए था। रजत एक काम 10 दिनों में पूरा कर सकता है, सोहेल उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों लोग मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे? दोनों लोग मिलके कितने दिन में कर देंगे? देखिए रजत कर रहा है, 10 दिन में और सोहेल कर रहा है आपका 15 दिन में। कुल काम 10 और 15 का एलसीएम 30 यूनिट। तो ये 10 दिन में 30 काम करा, 1 दिन में 3 काम करेगा। 15 दिन में 30 काम करा, 1 दिन में 2 काम करेगा। कुल मिला के दोनों लोग मिलके 1 दिन में कितना काम कर देंगे? 3 और 2 5 काम कर देंगे। ठीक है, काम कितना है? कुल काम है 30 यूनिट। दोनों लोग मिलके 1 दिन में कर रहे हैं 5 काम। तो कुल काम करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर कुल काम बट्टे में 1 दिन में किया गया काम, यानी कि 5। कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन का समय लग जाएगा। ठीक।
देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस तरीके से सवाल होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 10 गुणा 15 बट्टे ए प्लस बी, यानी कि दोनों का जोड़ कितना आ गया 25। 15 दाई 150, 150 बट्टे 25 यानी कि 6। ठीक है, इस तरीके से आंसर कितना आएगा 6। तो ये जो आपको तरीका बताया, ये आपका तरीका सब में काम आता है और ये तरीका आपका इस तरह के सवालों में ही काम आता है। नेक्स्ट है, और जो लास्ट क्वेश्चन भी है इस प्रैक्टिस सेट का, वो भी देखिए। एक ट्रेन 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है और 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। ट्रेन की चल ज्ञात कीजिए। देखिए जब ट्रेन 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, तब प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई दोनों की बराबर लंबाई की पार कर रही थी। और जब ट्रेन 1600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करी, तब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाई को पार कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे 20 सेकंड का समय लग रहा है, यहाँ 16 सेकंड का समय लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए लंबाई तो दोनों में ट्रेन की समान है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज़्यादा और कम हुई है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज़्यादा होने से क्या है, समय आपका ज़्यादा लग रहा है। कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है? यहाँ 16 सेकंड, यहाँ पे 20 सेकंड। कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है? 4 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लग रहा है। इस 4 सेकंड का समय एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमको कितनी मीटर एक्स्ट्रा दूरी चलनी पड़ रही है? 1200 1600 यानी कि 400 मीटर दूरी हमें एक्स्ट्रा चलनी पड़ रही है। ठीक है, इसकी वजह से हमें 4 सेकंड का समय लग रहा है। तो 1 सेकंड में कितना चल रही होगी ट्रेन? 400 बट्टे 4 यानी कि 100 मीटर चल रही होगी। और 1 सेकंड में चलेगी दूरी क्या होगी? 4 हो जाएगी। 1 सेकंड में चलेगी दूरी क्या होगी? 4 हो जाएगी। तो ट्रेन की चाल कितनी होगी? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि 100 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें चाल किसमें चाहिए? हमें चाल चाहिए आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करते हैं? तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के हमें 18/5 से गुणा करना पड़ता है। 5 से काट दीजिए 20 बार, 20 × 18 कितना हो जाएगा? 360 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक, एक बार और समझ लीजिए। देखिए पहले जब हम किसी पुल को पार करती है ट्रेन, तो अपनी लंबाई तो उसे पार करनी पड़ेगी, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करना पड़ेगा। यहाँ पे भी पुल को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों कंडीशन में जो ट्रेन है अपनी लंबाई तो पार करे ही करेगी, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ 1200 मीटर है, यहाँ 1600 मीटर है। तो यहाँ पे आपको 16 सेकंड का समय लग रहा है, यहाँ 20 सेकंड का समय लग रहा है। ये आपका 4 सेकंड का समय एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है? 16 से 20 यानी कि 4 सेकंड का समय एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे 1200 मीटर, यहाँ 1600 मीटर, 400 मीटर उसे एक्स्ट्रा तय करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसे 4 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, तो 4 सेकंड में 400 मीटर जा रही है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगी? 100 मीटर। 1 सेकंड में चलेगी दूरी क्या होती है? चाल होती है। तो चाल कितनी निकल के आ गई? 100 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल के आ गई। तो 100 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल के आ गई, हमें चाहिए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 360। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।